guys, so today's topic is दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं और बेसिकली ये क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो है ये टॉपिक ये मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि भैया देर इज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज अ कैपिटल। कोई भी ऐसी किंगडम इससे पहले मेंशन नहीं की गई थी कि जिसकी कैपिटल कौन थी, दिल्ली। अगर आप टेबल 1, ये हमारा टेबल 1 है, इसको देखें, दिल्ली फर्स्ट बिकम कैपिटल अंडर तोमर्स। तो तोमर राजवंशियों के टाइम पर क्या हुई थी, दिल्ली आपकी पहली बार जो है वो एज अ कैपिटल आई थी यहाँ पे। गेट इट। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, तोमर राजा ने। कब थे तोमर राजा, अर्ली 12th सेंचुरी 1165 में। ठीक है जी। आगे बोला है इन्होंने, लेकिन जो तोमर राजा थे उनको जो है वो मिडल 12th सेंचुरी में, मतलब 12 सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई थी लेकिन उससे पहले ही चौहान्स ने उनको क्या कर दिया, अजमेर के चौहान थे उन्होंने क्या कर दिया, उनको डिफीट कर दिया। मतलब वॉर हुई, लड़ाई हुई, जिसकी वजह से दोनों में फाइट वाइट हुआ। फाइट होने के बाद जो तोमर है वो हार जाते हैं और चौहान्स जीत जाते हैं। सो it was under Tomar and Chauhans that दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। देखो सबसे बड़ा क्या है, ये क्या हब बन गया, कमर्शियल सेंटर। इसीलिए दिल्ली आज भी क्या है, कमर्शियल सेंटर ही है। देखो उनके टाइम का बना हुआ है, ये तब से चीजें चली आ रही हैं और अभी भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिच मर्चेंट्स थे जो इस सिटी में रहते थे और उन्होंने बहुत सारी चीजों को वहां पे डेवलप किया। क्या क्या बनाया इन्होंने, जैसे टेम्पल्स बनाए इन्होंने, क्वाइंस बनाए इन्होंने, और जो क्वाइंस थे उसको दिल्ली वाल बोलते थे। और ये दिल्ली वाल जो है वो वाइड सर्कुलेशन में यहाँ पे चलते थे, मतलब बहुत वाइड एरिया में ये चीजें चल रही थी। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि transformation of Delhi into capital that controlled vast area of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century। तो 13th century की हमने पीछे बात करी कि पहले जो है वो पहले कौन आए, आपके तोमर राजवंश आए, उन्होंने कैपिटल उसको बनाया। लेकिन जैसे ही हाफ में पहुंचे तो उन्होंने जो है वो चौहान्स ने उनको हरा दिया, लेकिन उसके टाइम पे वो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया। अब वो यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि वास्ट एरिया हो गया दिल्ली सल्तनत का 13th सेंचुरी। अगर आप टेबल नंबर 1 में देखिए, ये वाला आपका दोबारा से टेबल है, 5 डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है कि 5 डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करती हैं। अब यहाँ पे देखो सिटीज बताई गई हैं। देखो ये आपका यमुना रिवर है, ओके, ये नाम लिखा हुआ है यमुना। अपने अपनी बुक में ना साथ साथ में इसको हाईलाइट भी करते चलो। अब देखो यहाँ पे गया है तुगलकाबाद, ये जगह बताई गई है, ये जहांपना जगह है, ये सीरी है, ये हौज खास है, ये कुतुब मीनार दिया गया है, ये हौज ए सुल्तानिया जगह है, ये दिल्ली खुना है। अब देखो ये बेसिकली जो है वो कई बार मैप में शो करने के लिए आ जाते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आप लोग अपने अपने हाईलाइटर के साथ इसको साथ साथ में हाईलाइट करते जाइए। अब यहाँ पे देखो आगे है दिल्ली खिलजी सल्तनत, तुगलका डेंसिटी, सैयद डेंसिटी एंड लोधी डेंसिटी। तो ये डेंसिटीज के बारे में भी हम डायनेस्टीज के बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस दी हुई हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली बोला कि आपको इसके बारे में नॉलेज जो है इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा पिल्लर है, ये ऐसा पिल्लर है और इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो लिखी गई चीजें। जैसे आपने अगर टेम्पल्स में जाते होंगे ना तो वहां पे देखा होगा कि बड़े बड़े मार्बल के पीसेस हैं, उनके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, तो उस तरह से इंस्क्रिप्शंस होती हैं। कॉइन्स माने सिक्के, आज के टाइम पे कॉइन्स आपको पता ही है। आर्किटेक्चर्स, जो पुराने कोई भी अवशेष बचे होंगे बड़े बड़े इमारतों के, वो तो वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रीज। क्या बोलते हैं उसे हम, हिस्ट्रीज। अगर ये सिंगुलर है तो इसको बोलेंगे तारीख, अगर ये प्लूरल है तो तवारीख। देखो ये कई बार ये पर्शियन टर्म्स है, ये याद रखना, ठीक है। जो पर्शियन टर्म्स है उसमें सिंगुलर को बोलेंगे हम तारीख और प्लूरल्स को बोलेंगे तवारीख, ठीक है जी। एंड
द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज किया करते थे। अगर आप फिगर्स देखें, ओके, तो 4 फिगर्स आप देखते हैं इस फिगर में क्या क्या है। तो बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन की जा रही है। सबसे पहले बोला गया है प्रिपेयरिंग द पेपर। तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें आप क्या देख रहे हो कि एक पर्सन है और ये क्या बना रहा है, पेपर तैयार कर रहा है। सेकेंड आप देखेंगे राइटिंग द टेक्स्ट। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, ये पर्सन क्या कर रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है, यानी कि किसी, यहाँ पे देखो बुक दिख रही है ना आपको, ये तो बुक पे ये कुछ लिख रहा है। नेक्स्ट है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये इसने कुछ जला के ये रखा हुआ है, इसके बीच में गोल्ड डाला हुआ है और उसको देखो मुंह से ये हवा दे रहा है ताकि जो है आपका गोल्ड मेल्ट हो सके। अब मेल्ट क्यों करना है, क्योंकि इसने हाईलाइट करना है। किस चीज को हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पैसेज के, जो ये पर्सन लिख रहा है इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, उन सबको ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अगर लास्ट में देखें तो क्या बोला गया है, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। तो ये जो पर्सन है ये उस बुक की क्या कर रहा है, बाइंडिंग। देखो ये बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। आगे बोला है द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन। अब लर्न्ड मैन कौन कौन से थे, जैसे सेक्रेटरीज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, कोर्टियर्स हो सकते हैं, जो एडवाइस करते हैं गवर्नेंस को, एम्फेसाइज करते हैं जस्टिस रूल को। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पर सर्कल ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा होता था। अगर आप फकीरे मुदाबिर रोट इन 13th सेंचुरी, उसमें अगर आप पढ़े तो क्या बोला है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। किंग सर्वाइव नहीं कर सकता है सोल्जर के बिना। अ सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, लेकिन सैलरीज के बिना सोल्जर वहां पे नहीं रह सकता। सैलरीज कम फ्रॉम रिवेन्यू। तो सैलरीज कहाँ से आएंगी, रिवेन्यू से आएंगी। रिवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हम पीजेंट से करेंगे। पीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। जब वो प्रॉस्परस होंगे, समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, तभी तो वो आपका टैक्स दे पाएंगे। दिस हैपन व्हेन किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब किंग क्या करेगा, प्रमोट करेगा जस्टिस को। यानी कि सबसे पहले क्या बोला है कि आपका किंग है, किंग का क्या काम है, जस्टिस देना। अगर वो सही से जस्टिस करेगा तो लोग क्या होंगे, हैप्पी। लोग क्या होंगे, हैप्पी। हैप्पी होंगे, प्रॉस्परस होंगे। जब हैप्पी प्रॉस्परस होंगे तो वो टाइम पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जब टैक्स पे करेंगे तो टैक्सेस से क्या आएंगी, सैलरीज आएंगी। जब सैलरीज आएंगी वहां से तो सैलरीज किसको पे की जाएंगी, सोल्जर को और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन को। जब एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन को दिया जाएगा तो किंगडम क्या रहेगा, सेफ और सुरक्षित दोनों रहेगा। क्लियर। तो ये इस तरह से जो है वो चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड। तो माइंड में कुछ आपने डिटेल्स रखनी है। क्या बोला गया है, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो बोला कि ये दिल्ली में भी रहते थे और ये विलेजेस में भी रहते थे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है इसका, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या बोला है, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तानास इन होप ऑफ रिच रिवार्ड। वो इसलिए लिखा करते थे ताकि जो बड़े बड़े रिच सुल्तानास है उनसे उनको क्या मिल सके, पैसे मिल सके। Those author advised ruler on the need of preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their idea were not shared by everybody. तो यहाँ पे वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये जो ऑथर से एडवाइस करते थे रूलर्स को कि वो प्रिजर्व करके रखें अपने अपने सोशल ऑर्डर्स को, जो उनका बर्थ राइट है, और किसी को भी ना दें, क्योंकि हर किसी को आपको अपने आइडियाज नहीं शेयर करने होते। देखिए इसमें बेसिकली 3 चीजें इन्होंने बड़ी क्लियर तरीके से बता दी हैं। देखो पहले इन्होंने क्या बोला है कि ये लोग पहले तो विलेजेस में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। सेकेंड इन्होंने बोला कि ये लिखते इसलिए थे ताकि इनको क्या मिल सके, गिफ्टिंग मिल सके। थर्ड इन्होंने बोला है कि ये एडवाइस करते थे कि भाई साहब आपने हर किसी को अपने आइडियाज नहीं बताने हैं। आगे बर्थ राइट, यहाँ पे टर्म आई है बर्थ राइट। बर्थ राइट एक तरह से प्रिविलेज, विशेष अधिकार है, जो बर्थ जन्म से ही विशेष अधिकार उनको मिल जाते। जैसे पीपल लिव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वाज बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। तो बोला कि वंशावली चल रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जेंडर डिस्टिंक्शंस की अगर बात करें तो सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है वुमेन और मेन में, वो यहाँ पर जो है वो चीजें बताई गई हैं। देखो वुमेन और मेन में जो डिफरेंसेस है ये लोग क्रिएट कर रहे थे।
आगे बात करते हैं 1236 में, जब सुल्तान इल्तुमिनस की बेटी रजिया यहाँ पे आती हैं और क्रॉनिकल एज यहाँ पे चलता है जिसमें मिन्हाज ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान देखिए बहुत बड़ी फाइटर रही हैं, लेकिन इनका जो है वो टेन्योर थोड़ा कम ही रहा है, बट शी इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर, बहुत बड़ी वॉरियर रही है वो, और वो अपने भाई से बहुत ज्यादा कैपेबल थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर हैविंग क्वीन एज अ रूलर, पर उस टाइम पे कोई भी ऐसा मानने को तैयार नहीं था कि एक क्वीन को जो है वो रूलर बनाया जाए, तो इसलिए उसको थ्रोन से जो है वो 1240 में रिमूव कर दिया जाता है। अब आगे करते हैं कि व्हाट मिन्हाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया, रजिया के बारे में ये क्या सोचते थे। तो मिन्हाज ए सिराज थॉट दैट क्वीन रूल वर अगेंस्ट आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। अब देखो ये चीजें ना भगवान के साथ रिलेट करना बहुत जल्दी शुरू कर देते थे ये लोग। इसमें क्या बोला है उन्होंने कि सिराज ये सोचते थे कि अगर क्वीन रूल करेगी तो ये बिल्कुल ही सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है जो भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने कब बनाए वो पता नहीं है, बनाए इन्होंने ही है, बट इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि भाई लड़कियां रूल नहीं कर सकती, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, जिसमें वुमेन जो है वो सबॉर्डिनेट हो सकती है मैन की। ही देयरफॉर आस्क, वो तब पूछते हैं इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। अगर वो इस सब में नहीं है तो उसके पास इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज कहाँ से आई, ये सोचता रहता था वो। On her inscriptions and coin, Razia mentioned that she was daughter of Sultan Iltutmish. This was on contrast Queen Rudrama Devi 1262-1289 of the Kakatiya dynasty of Barangla, part of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscription and pretended she was a man. Another queen, Dida, ruler in Kashmir, her title is interesting. She came from Didi or elder sister, and obviously affection term given to loved ruler by her subject. तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी चीजें क्लियर की है। देखो यहाँ पे 3 महान रानियों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज रजिया सुल्तान, जिन्होंने बोला कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्हीं के टाइम पीरियड पे जो है रुद्रमा देवी के बारे में बताया गया, जो काकतीय साम्राज्य की जो है बरांगला आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वहां की रानी थी। रुद्रमा देवी जो है वो अपना नाम चेंज करके जो है वो एज अ मैन का नाम जो है वो रखती हैं, अब दीदा उनको बोला जाता है। अनदर क्वीन है दीदा जो कश्मीर की रूलर्स हैं, और उनको टाइटल मिलता है दीदी का या एल्डर सिस्टर का। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि क्वीन एक ही थी, नो, उस टाइम पे बहुत सारी क्वींस ऐसी थी जो रूल कर रही थी और बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से वो रूल कर रही थी। नेक्स्ट इज फ्रॉम garrison town to empire, the expansion of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एक्सपेंशन कैसे हो रही है, तो बोला गया है कि 13th century the control of दिल्ली सल्तनत rear were beyond heavily fortified town occupied by garrisons. The sultan seldom controlled the hinterland of cities and were therefore depend upon trade, tribute or plunder for supplies. अब यहाँ पे hinterland क्या है, the land adjacent to city or port that supplies good and services। मतलब कोई पोर्ट है, ये आपका कोई पोर्ट है, इसके साइड पे जो ये लैंड है इसको हम बोलेंगे इंटरलैंड, जो जहां पे सामान भी रख सकते हैं और जहां पे हम जो है वो चीजों को बेच भी सकते हैं। गेरियसन क्या है आपका, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। गेरियसन क्या है आपका, एक सोल्जर का जो रहने का प्लेस है। क्लियर, तो यहाँ पे क्लियरली वो चीज बोली गई है कि दिल्ली के सुल्तानों ने गियरसन को भी जो है वो फोर्टिफाइड किया, साथ में इन्होंने हिंटरलैंड को भी डेवलप किया। तो समझ आ गई दोनों चीजें क्या है, हिंटरलैंड जो आपके पोर्ट के साथ यानी आपके जो नदी है समुद्र है उसके किनारे पे जो लगे हुए जगह है जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं उसके पीछे का जितना लैंड है वो सारा है हिंटरलैंड। और गेरिसन क्या चीज है, जहां पर इन्होंने छावनियां बना रखी थी अपने अपने सोल्जर्स के लिए। कंट्रोलिंग गेरिसन टाउन एंड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे होते थे, साथ में नहीं होते थे। बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, रिबेलियन वॉर इवन बैड वेदर could snap fragile communication route. The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governor who rebelled at any sign of Sultana's weakness. The Sultana barely survived these challenges. Its expansion occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. अब इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या बोला है, देखो बेटा, अब इन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर यहाँ पे बोली गई है कि
ये जो आपकी छावनियां हैं, ये जो आपके सैनिकों की छावनियां हैं, ये बहुत दूर थी विलेजेस से। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं कि दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, आपकी छावनियां बनी हुई हैं। अब यहाँ से यहाँ जाना होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, गेट इट, तो टाइम लगेगा। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर मंगोलों का जो है वो इन्वेजन यहाँ पे होता जा रहा था। इन्वेजन का मतलब है कि मंगोल यहाँ पे अटैक कर दे रहे थे, लेकिन वो अटैक कब कर रहे थे, जब वो देख रहे थे कि दिल्ली के सुल्तान जो है वो कमजोर है, अब इनको जो है पकड़ा जा सकता है। तो इस टाइम किसका नाम दिया गया है, घियासुद्दीन बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। The first set of campaign along the internal frontier of Sultana aimed to consolidating the hinterland of garrison towns. During these campaign, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab and hunter-gatherer and postulate expelled from their habits. अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, देखो एक साइड पे इन्होंने बता दिया कि पहले इन्होंने क्या क्या चीजें डेवलप की, पहले पैराग्राफ में ये बताया, दूसरे में ये बता दिया कि वो दूर होते थे जिसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, कि कभी मौसम खराब हो रहा है, कभी अफगान से अटैक हो जा रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि भैया ये जो है वो कैंपेन सेट कर रहे थे, जब ये कैंपेन सेट कर रहे थे तो यहाँ से आपकी जो है वो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के साइड साइड पे जितने भी फॉरेस्ट है उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, गेट इट, और जितने भी यहाँ पे बेचारे लोग रहते थे उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया। आगे बोला है कि these land were given to peasant and agriculture was encouraged. New fortress and town were established to protect trade रूट एंड टू प्रमोट रिलीजन ट्रेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वो लैंड से लोगों को निकाल दिया, जो गंगा जमुना द्वाब हमने क्लियर किया, उसका जो लैंड बचा उस लैंड को किसको दे दिया गया, पीजेंट्स को दे दिया गया। जब पीजेंट क्या होते हैं, हमारे पीजेंट होते हैं हमारे किसान, उनको बोला गया कि भैया आप जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करो और धीरे धीरे इसको क्या करो, प्रमोट करो। अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे व्यापार भी होगा, व्यापार होगा पैसा आएगा तो आप उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आगे बोला है द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड along the external frontier of Sultanate. Military expedition into सदर्न इंडिया स्टार्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के सरजी के आते ही ना इन्होंने पूरे साउथ इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट करते। देखो अब मैप देखो, आप मैप में दिया हुआ है कि दिल्ली में बंदा बैठा है, गुजरात में इसने अटैक कर दिया 1299 में, चित्तौड़ पे कर दिया 303 में, रणथंभौर पे कर दिया 301 में। आप इस डायग्राम से ना बड़े इजीली समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे कारा में किया, फिर यहाँ से घूमता हुआ ये वरांगला भी पहुंच गया, देवगढ़ी भी जाता है, देवगढ़ी से भी अटैक करता है, यादवों के ऊपर अटैक करता है, हौसलियास के ऊपर अटैक करता है, फिर तंजौर तक पहुंच जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये सर जी बैठते नहीं है आराम से, इन्होंने जैसे ही पावर में आए इन्होंने सब कुछ जो तबाही मचाना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने एक्सपेंशन करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। बिल्ला आदमी था, दिमाग इसको था नहीं, तो ये क्या करता रहता था, ये एक्सपेंशन ही कराता रहता था। इसके बेचारे जो आर्मी थे ना वो भी बहुत परेशान थे। अब इसके पास सल्तनत की जो आर्मी थी, इन्होंने हाथी भी थे, घोड़े भी थे, स्लेव्स भी थे और प्रीशियस मेटल्स भी थे। लेकिन बोल रहे हैं कि मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में 150 years after somewhat humble beginning, the army of दिल्ली सल्तनत had marched across a large part of subcontinent। तो ये बहुत बड़ा सबकॉन्टिनेंट था जिसको जो है वो इन्होंने कवर कर लिया था, गेट इट। चलो आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मॉस्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मुस्लिम का एक बड़ा ज्यादा ये जो है वो ट्रेंड रहा है कि ये जहां भी जाते थे मॉस्क बनाते थे। अब ये देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे बोला गया है कि कुतुब अल इस्लाम मॉस्क एंड मिनरेट बिल्डिंग ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th century। दिस वाज congregational mosque of first city built by Delhi Sultanate, described in the Chronicle of Delhi e Khunu. The mosque were enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar were built by three sultanar Qutbuddin Aibak, Iltutmish and Firuz Shah Tughlaq। देखो एक राजा ने नहीं बनाया है इसको, ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया लेकिन उससे पूरी कंप्लीट नहीं बनी। किसने किसको फिनिश किया, दैट वन इज फिरोज शाह तुगलक। किसने इसको बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे इसने बोला हुआ है
कि इन कॉन्ग्रेशनल मॉस्क, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम रीड द प्रेयर टुगेदर, मेंबर टू द कॉन्ग्रेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर्स। तो ये सारा का सारा बताया कि फ्राइडे को ये लोग जो है वो खुतबा पढ़ते थे, खुतबा पढ़ने के लिए ये मस्जिद जाते थे, इमाम साहब वहां होते थे जो सबसे ज्यादा लीडर रहे हैं इनके, तो जैसे हम पंडित बोलते हैं वैसे ही इमाम बोलते हैं उनको। तो मुस्लिम जो है वो मक्का को फेस करते हैं, मक्का की तरफ अपना मुंह करते हैं, वेस्ट की साइड पर है, और वहां पर जो है वो प्रेयर्स करते हैं जिसको ये किबला बोलते हैं। गेट इट। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो मेन मॉस्क है, जहां पन्हा जिसको बोलते थे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, ही न्यू कैपिटल इज दिल्ली। तो इन्होंने जो है वो दिल्ली को नया कैपिटल अपना बना दिया। तो ये आप फिगर जो है वो इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज पे ना क्लियरली एक चीज बोली गई है कि उन्होंने जो है वो कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया। कुतुब मीनार जो है वो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया बनाना, और खत्म किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे इन्होंने नामकरण दे दिया है कि जो आपके मुस्लिम्स हैं उनके जो मेन लीडर रहते हैं वो जो है वो आपके इमाम होते हैं, सरमन्स पढ़ते हैं, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ये सरमन्स पढ़ते हैं जिसको ये खुतबा कहते हैं। फ्राइडे को प्रेयर करते हैं और मक्का मदीना की तरफ जो है ये मुंह करके जो है वो प्रेयर्स गाते हैं। गेट इट। चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर दिल्ली सल्तनत बिल्ड सेवरल मस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। बहुत सारे मॉस्क बनाए। तो जैसे रिसेंट अभी आपने न्यूज भी सुना होगा कि बहुत सारे मॉस्क ऐसे थे जो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर इन्होंने बनाए हुए थे, जिसे अब डिमोलिश किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उनके अपने बिलीव्स थे। अगर आप इन पिलर्स को हटा के देखो तो उसमें हिंदू टेम्पल्स के पिलर्स भी देखने को मिले हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये लोग जहां जहां पे अटैक किए, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि आपके जो अलाउद्दीन खिलजी साहब है वो किस तरह से एक्सपेंशन करते हैं, तो वो जहां जहां जाते हैं वो वहां वहां पे मॉस्क बना देते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मूत की मस्जिद बोल सकते हैं, मॉस्क ऑफ जमाली इन्होंने बनाया है। अ क्लोज लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलकास। तो देखते हैं कि इनके बीच में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे रहता है। बोला है कि ये अपॉइंटिंग करते थे एक एरिस्टोक्रेट का लैंडेड चीफ्टन एज गवर्नर। एक गवर्नर होता था इनके पास। दो फेवर द स्पेशल स्लेव एनकरेज मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज के लिए करता था, जिसे जो है बदांगन्स कहते थे पर्शियन में उसको क्या बोलेंगे? बदांगन। चीफ जो होगा उसको गवर्नर बोलेंगे, ठीक है, और आगे स्लेव्स जो मिलिट्री में सर्विसेज कर रहे हैं उनको बदांगन बोलेंगे। तो ये दो चीजें इन्होंने जो है वो यहाँ पे बोली हुई हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर बोला है खिलजी एंड तुगलकास यूज जो है बदांगनों को बहुत ज्यादा यूज करते थे, और ह्यूमन बर्थ जो है वो आगे के आगे वैसे ही इन्होंने चीजें चला रखी थी। who were often their client to high political position, they were appointed general governors। जो बदांगन थे इन्हीं को ये जनरल और गवर्नर भी बना देते थे। slave and client were loyal to their master। जो slave और client थे वो लॉयल थे बिल्कुल अपने मास्टर्स के लिए, but not to their heirs। उनके हायर्स के लिए लॉयल नहीं थे, वो सिर्फ राजा के लिए लॉयल होंगे। उनके अपने सर्वेंट भी होते थे, यहाँ पे बोला गया है। आगे असेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुराने जो सामंत होते थे और नए सामंत क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनके बीच में भी झगड़ा होता रहता था। आगे बोला था पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तानास आल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट्स एंड ऑथर ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तानास फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिशियल्स। तो ये कई बार ना इसको क्रिटिसाइज भी करते थे कि भैया इन्होंने छोटे लोगों को कैसे हायर बिंग पे बना दिया जो डिजर्व भी नहीं करते। आगे बोला है कि स्लेव्स रेदर देन सन्स। जो स्लेव्स होते थे वो सन के अलावा सुल्तानास को एडवाइस किया जाता था। अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it need a while lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that worthy and experienced slave is better than a serf। तो यहाँ पे सुल्तानास ना बिल्कुल क्लियरली चीजें बोल देते थे कि भैया अगर हमारा जो है वो बेटा लॉयल नहीं है तो हम जो है वो स्लेव्स को ही अपना हार बनाना ठीक समझते हैं। ऑफिशियल ऑफ सुल्ताना मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के भी आगे ऑफिशियल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे कहानी लिखी हुई है इन्होंने कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो है अजीज कुमार
a wine distiller, Firoz Hazam, a barber, a man of tabak, a cook, two gardener, Labdha and Pira to high administration post. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointment as a sign of sultana, loss of political judgment and incapacity to rulers. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन लोगों को भी जो है वो सुल्ताना ने पॉलिटिकल जजमेंट में ले लिया हुआ था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो मुक्तीज जो आपके लीड करते थे मिलिट्री कैंपेन्स को, तो ये एक चीज याद रखना कि जो लैंड के लिए होल्डर्स होंगे दैट वन इज एकतादार, और जो मिलिट्री के लिए जा रहे हैं दैट वन इज मुक्ति। ठीक है, मुक्ति ही जो है वो रिवेन्यू भी कलेक्ट, मतलब पैसे भी लोगों से कौन लेगा, मुक्ति ही लेगा, जहां से उनको क्या मिलेगी, सैलरीज मिलेंगी। ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक था शॉर्ट पीरियड टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, एक तास को जो है वो शॉर्ट पीरियड टाइम दिया जाता था शिफ्ट होने से पहले। दीज हार्श सर्विस ऑफ रिग्रेस इम्पोज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की ये सारी चीजें चल रही हैं। आगे इन्होंने बोला है कि एज दिल्ली सल्तनत ब्रॉट द हिंटरलैंड टू सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंड चीफमैन, द सामंत एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे ना, तो इन्होंने सबको ही ऑर्डर पास कर दिए थे कि जो मेरे अगेंस्ट जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो उस डर से जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो इनको स्वीकार कर लेते हैं एज अ किंग। आगे इन्होंने बोला है कि 3 टाइप के टैक्सेस देते हैं ऑन कल्टीवेशन पे, जिसमें आपको क्या देना है, 50% प्रेजेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जो है वो किसके पास चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के अकाउंट में चला जाएगा। जानवरों के ऊपर भी टैक्स है और घर के ऊपर भी टैक्स। तो आज के टाइम के भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस देखे ना, जैसे हाउस टैक्स आता है, चूल्हा टैक्स आता है, पानी का टैक्स आता है, तो वो सारा का सारा किसकी देन है, वो सारी अलाउद्दीन खिलजी की देन है। तो ये बोला है कि इन्होंने धीरे धीरे पूरे मैक्सिमम लार्ज एरिया में गंगैटिक प्लेन्स तक जो है वो इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप ना थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। तो दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार अटैक किया और अर्ली ईयर्स में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। लेकिन इन्होंने, जो मोहम्मद तुगलक जी हैं, इन्होंने जो है वो आपका यहाँ पे मंगोलों को भी हराया। अलाउद्दीन ने सीरी नामक जगह, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाई कि सीरी कहाँ पर है, वो बनवाया, और दिल्ली खुनू जो है वो मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। तो ध्यान रखना, सोल्जर हैड टू फीड, दिस वाज डन थ्रू प्रोड्यूस। तो सोल्जर्स को जो है वो दिया जा रहा है, जहां पे 50% वो टैक्स ले रहे हैं, तो वहां से सोल्जर को पैसे जा रहे हैं। आगे बोला सेम एरिया कोई टैक्स सिस्टम भी वही था, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स चाहिए थे जो एडिशनल टैक्सेस कर सकते थे। इसलिए फेमाइन के टाइम पर, मतलब अगर कभी इनके यहाँ पर किसी तरह का अकाल पड़ जाता है तो उस टाइम के लिए इन्हें सेव करके रखना है पैसा, ऐसी चीजें जो है मोहम्मद तुगलक लेके आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वही एकतादार हैं, यहाँ पे मुक्तीज हैं, और सोल्जर्स को भी खूब सारा पैसा दिया जा रहा है ताकि वो जो है वो लॉयल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है वो हाई सैलरीज दे रहे हैं, यहाँ पे टोकन करेंसी का यूज किया जा रहा है, जिसको प्रेजेंट है आज के टाइम पे भी हम लोग मेटल 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी जो है वो यूज करते थे। चीप करेंसी जो है वो भी यहाँ पे यूज की जाती थी। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटर में देखे तो वो सक्सेसफुल रहा है और प्रेज्ड भी है उसके रेम पे, क्योंकि चीप प्राइस हो गए थे, मार्केट में सप्लाईज बहुत सही होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का मंगोल इन्वेजन नहीं हुआ है। जबकि मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो यहाँ पर फेलियर्स भी हुए, कैंपेन जो है वो कश्मीर में आते हैं, डिजास्टर्स वहां पे होते हैं। आगे ये जो है वो ट्रांसोनिया और डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी, इन्वेट कर देता है ये ट्रांसोनिया में और वहां पे इसकी आर्मी को जो डिसबैंड कर दिया जाता है। आगे बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएट कॉम्प्लिकेशन, शिफ्ट ऑफ पीपल टू दौलताबाद एंड रीसेंट, मतलब इसने ना अपनी राजधानी चेंज कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद की तरफ। जब दिल्ली से दौलताबाद की तरफ की लोग पहले वहां जाते हैं, फिर वहां से फिर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आगे इसने बोला है कि इसने टैक्सेस को भी बढ़ा दिया और फेमाइन जो आया यमुना गंगा बेल्ट के बीच में, वो वहां पर बहुत ज्यादा उड़दंगबाजी और विद्रोह और आंदोलन भी हो गए। और जो इसने टोकन करेंसी चलाई, इसने एक्चुअली में किया क्या, देखो पहले सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चल रहे थे ना, इसने उसको हटा के कर दिया जी आप जो है वो लोकल नॉर्मल जो है वो मेटल के कॉइन चलेंगे। लोगों में वैसे ही आक्रोश आ गया कि हाई करेंसी से आप लोअर करेंसी की तरफ जा रहे हो। फिर इसने कैपिटल शिफ्टिंग
शिफ्टिंग कर दी, कैपिटल शिफ्टिंग करने की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी, और मैक्सिमम लोग इसके अगेंस्ट हो गए उस चीज को लेके। चलो आगे चलते हैं। अगले पेज पे यहाँ पे लास्ट में इसमें दिया है कि इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। तो यहाँ पर पहली बार जो है वो मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए वो ध्यान देते हैं। आगे बोला है कि अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर मोहम्मद तुगलक मेजर वाज कंसीव्ड एज द पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट मंगोल। तो इन्होंने दोनों ने ही बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज कर रखी हुई थी जिसकी वजह से ये पूरी तरह से मंगोल्स को हरा सकते हैं। अगर 15 और 16 सेंचुरी की बात करें तो बोला गया है यहाँ पे कि दिल्ली और आगरा में सैयद और लोधी नाम की डायनेस्टीज जो है वो रूल करती हैं। 1526 के बाद जो है वो यहाँ पर बेसिकली बाबर जी आ जाते हैं। आगे बोला है कि इसमें जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे के सारे रूलर्स जो है वो आजाद हो जाते हैं। उसके बाद इसमें बोला है कि अफगान और राजपूत यहाँ पे न्यू रूलिंग ग्रुप्स जो है वो बाहर निकल के आते हैं। आगे बोला कि उनका पावरफुल रेंज जो है वो बहुत कम रहा है, जिसमें शेरशाह सूरी भी एक बहुत ग्रेट रूलर रहे हैं। जो अंकल स्मॉल टेरिटरी थी उनके अंकल की बिहार में इवेंचुअली चैलेंज डिफीट द मुगल एम्परर हुमायूं, इन्होंने हुमायूं को भी हराया। आगे शेर शाह ने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था, सूरी डायनेस्टी को वहां पे रूल करवाया, 15 साल तक इन्होंने वहां पे रूल किया। ठीक है जी। आगे बोला है कि शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन वर मॉडल फॉर फॉलोड बाय ग्रेट एम्परर अकबर। अकबर ने जो है वो शेरशाह सूरी को बहुत ज्यादा फॉलो किया है। आगे बोला है द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट एंड क्रैश। ये जो है वो आइडियाज है। 3 ऑर्डर्स क्या है? ये पहली बार फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था 11th सेंचुरी में। इट डिवाइडेड सोसाइटीज इनटू 3 क्लासेस, दोज हु प्रेड, दोज हु फाइट, दोज हु टिल द लैंड। This division of society into 3 orders was supposed by church. It dominant role in society. The help new warrior group called knights. तो यहाँ पे बोला है कि 3 तरह के सिस्टम हुए वहां पे। एक सिस्टम था जो आपका 3 क्लासेस को डिवाइड कर रहा था, जिसमें लोग सबसे पहले जो प्रे करते हैं, लड़ते हैं, वो थे। दूसरे आपकी डिवीजन थी जो चर्च के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था कि पहले लोग वो हैं जो प्रेयर कर रहे हैं, सेकंड वो हैं जो फाउट कर रहे हैं, थर्ड वो है जिनके पास लैंड है। तो इस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया था। तो चर्च जो है वो एक एजेंडा फैलाता रहता था पीस ऑफ गॉड की, भैया भगवान जो है वो पीस कर रहे हैं यहाँ पे। दे अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। ये चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लोगों के बीच में। इन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे कैंपेन्स किए और यहाँ पे क्रुसेड्स को भी लेके आए, कैंपेन क्रुसेड्स के अगेंस्ट कैंपेन किए इन्होंने। गॉड और चर्च को कंप्लीटली इन्होंने सर्विसेज देने के लिए बात की। और स्टेटस ऑफ नाइट्स भी यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े वॉरियर ग्रुप्स आए तो उनको भी इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां दी। तो ये बेसिकली फ्रांस का कल्चर था जो यहाँ पे बताया गया है। अब ये बताया क्यों गया है? क्योंकि इसके थोड़ी चीजें जो है वो रिलेटेबल है हमारे अपने इंडियन कल्चर से। चलो आगे चलते हैं। सर लास्ट में मैंने ये माइंड मैप यहाँ पे छोटा सा ऐड किया हुआ है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है रूलर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे 12th सेंचुरी में बताया गया है। सबसे पहले राजपूत थे, फिर तुगलक थे, फिर स्लेव्स थे, खिलजी थी, सैयद थी, लोधी थी। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है इसका कि राजपूत के राज खान में तुगलक बहुत आए थे, तुगलकों को स्लेब बनाकर खिलजी उन्हें बनाए थे। खिलजी जब रूठ गए तो सैयद लोधी आए थे, सैयद के आने से लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोधी नाम कहलाए थे। क्लियर? तो इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक जो है वो इसका याद कर सकते हैं। आगे बोला है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि तुम स्लेब हो खिलजी के, तुम स्लेब हो खिलजी के, शायद लोधी भी आएगा। तुम स्लेब हो खिलजी के, शायद लोधी भी आएगा। तुम मीन्स तुगलक, स्लेब मीन्स स्लेब, खिलजी के, शायद में सैयद डायनेस्टी, लोधी आएगा। तो इस तरह से आप इसका शॉर्टकट ट्रिक जो है वो याद कर सकते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि 15-16 सेंचुरी में ये आते हैं। खिलजी तुगलक जो है वो यहाँ पर इस तरह से मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं, स्लेव प्रैक्टिसेस हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस माइंड मैप में देख सकते हो कि मैंने छोटी से छोटी चीजों को ऐड करने की कोशिश की है। तो होप गाइस आपको जो है वो वीडियो पसंद आया हो, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे डिमांड दिया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने जो है वो आंसर राइटिंग भी करनी है अपनी लैंग्वेज में, तो ये इजिली हो जाएगा। ओके, इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।
Thanks for watching my video. Bye bye. Take care.